हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्या स्मार्ट वैल्यू क्लास। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाली वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम आपको जो है ना पहले बताए थे और बहुत सारे टॉपिकों के बारे में जो है कैप्चर किए थे, उसके बाद हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, ये सब के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारियाँ दिया हुआ है, ये सब बताया गया था पिछले लेक्चर में। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार ज़रूर उसको देख लें। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे, मुख्य रूप से एक टॉपिक हमारा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा हम जानकारी के लिए आपको बता दें। देखिए, ये हम लोग अध्ययन किए थे, तो उसी में हम लोग क्या अध्ययन किए थे जरा आप नोटिस कीजिए। जैसे हम लोग अध्ययन किए थे तो उसमें बहुत सारे टॉपिकों को हम लोग कैप्चर किए थे, उसी में हम लोग एक एक करके बातें को थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए क्या क्या बातें किए थे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। ज़रा समझिए, देखिए यहाँ पर बातें क्या आ जाती है, ज़रा आप नोटिस करेंगे और देखेंगे। हम अगर बात कर लें तो जो है ना, थोड़ा सा लाइटिंग की इशू है, तो कम जो है दिख रहा होगा कि मौसम डिस्टर्ब है, तो थोड़ा लाइट का इशू है। तो लाइट आएगी तो जो है ठीक ठाक दिखेगा, ऐसे फेस नहीं दिखेगा, काला दिखेगा। तो फेस से क्या मतलब है, कंटेंट से मतलब है। कंटेंट चमकना चाहिए, फेस नहीं। आगे चलते हैं, तो देखिए हम बातें करते हैं, ज़रा समझिए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। क्या अध्ययन कर रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, है ना। बात समझ आ रही है? जिसे हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज़रा ध्यान दीजिए। इसे हिंदी में मानव जनन कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं इसे हिंदी में? तो हिंदी में हम लोग इसको मानव जनन के नाम से जानते हैं। मानव जनन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, मानव जनन क्या होता है या मानव जनन हम किसको कहते हैं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें क्या अध्ययन करेंगे, तो हम आपको बताए थे कि मानव की संख्या क्या करना, बढ़ना, मानव जनन कहलाती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है वो क्या आती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ देखते हैं और कैप्चर करते हैं। तो समझिए कि मानव जनन जो होते हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटे जाते हैं। मानव जनन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे जाते हैं या बांटे गए हैं? दो भागों में। कौन कौन है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। पहला जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। और दूसरा जो है वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझिए। दूसरा क्या है बाबू? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत? जानकारी आपको दिया गया। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम इसके हिंदी के बारे में जानना चाहें तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, एक को नर जनन तंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा बात? तो दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ये बात आपको जानकारियाँ दी गई। एक हो गया नर जनन तंत्र, दूसरा हो गया मादा जनन तंत्र। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, हम यहाँ पर बात जो करेंगे वो नर जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे, है ना। ज़रा आप नोटिस करेंगे, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और नर जनन तंत्र के बारे में सीखते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखेंगे क्या, तो चलिए
तो हम लोग यहाँ पर नर जनन तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ज़रा आप ध्यान से इसको देखिएगा। हम लोग जो टॉपिक कैप्चर करने वाले हैं बाबू, वो क्या करने वाले हैं, मेल थोड़ा सा छोटा और लिखते हैं और पतला में लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा मोटा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे क्या कहा जाता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। हिंदी में कहा जाता है बाबू नर जनन तंत्र। क्लियर हो गया। हिंदी में क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नर जनन तंत्र के बारे में एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं और समझने वाले हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य रूप से जो है नर जनन तंत्र जो होता है वो टेस्टिस को माना जाता है बाबू। किसको माना जाता है, नर जनन तंत्र हम लोग मुख्य रूप से किसको मानते हैं, टेस्टिस को, या आप हिंदी में से कह सकते हैं वृष्ण को मानते हैं बाबू। कोई दिक्कत। अब ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर कि आखिर टेस्टिस या वृष्ण को हम लोग क्यों मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं। तो देखिए, टेस्टिस या वृष्ण को नर जनन तंत्र मुख्य रूप से मानने के पीछे जो है ना, दो रीजन है। पहला रीजन है कि ये गैमेट को बनाता है। किसको बनाता है बाबू, गैमेट को बनाता है। और दूसरा रीजन ये है कि ये सेक्स हार्मोन को बनाता है। किसको बनाता है बाबू, सेक्स हार्मोन। अगर हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स, डायरेक्ट यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिए, लिंग हार्मोन को बनाता है। बात समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये जानकारी आपको क्या दी गई, दिया गया कि जो टेस्टिज होते हैं ये नर का प्रमुख जनन अंग माने जाते हैं। ये नर का क्या माने जाते हैं, प्रमुख जनन अंग माने जाते हैं बाबू। ये बात क्लियर हो रही है। अब प्रमुख जनन अंग माने तो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रमुख जनन अंग जो माने जाते हैं क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, तो गैमीट को भी बनाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, तो लिंग हार्मोन को भी बनाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये लिंग हार्मोन के रूप में क्या बनाते हैं, है ना, और गैमीट्स के रूप में क्या बनाते हैं। तो ध्यान देंगे, वृष्ण से गैमीट के रूप में जो है स्पर्म यानी किसका बाबू, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। और चलते हैं दूसरी बात, जरा आप नोटिस कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या स्पर्म तो बताया गया कि गैमेट के रूप में बनते हैं, लेकिन अगर हम लिंग हार्मोन की बात करें तो इसमें जो है ना बनते हैं बाबू क्या, एंड्रोजन, और दूसरे हार्मोन जो बनते हैं वो बनते हैं बाबू क्या, टेस्टोस्टेरोन। शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे। क्या बनते हैं बाबू, टेस्टोस्टेरोन। बात समझ आ रही है, जरा ध्यान देंगे। ये दोनों हार्मोन्स को क्या माना जाता है, देखिए ये दोनों जो हार्मोन्स है, इन दोनों हार्मोन को हम लोग लिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं। और ये दोनों कहाँ से बनते हैं बाबू, वृष्ण से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, वृष्ण से बनते हैं। इसीलिए वृष्ण को नर का प्रमुख जनन अंग माना जाता है। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, ये तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात आ जाती है कि ये जो वृष्ण होते हैं इसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं। उसके अंदर अलग अलग जो है ना क्या होते हैं, संरचनाएं, या आप कह सकते हैं भाग्य देखने को मिलती है। उन संरचनाओं में अलग अलग एबिलिटी होती है बाबू। वो एबिलिटी से ही क्या होती है, तो इनमें स्पर्म और साथ ही साथ जो है ना ये हार्मोन्स का निर्माण होता है। उन हार्मोन्सों का इस शुक्राणु जनन में या जो है ना वृष्ण के अंदर शुक्राणु बनने में क्या भूमिकाएं होती है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं और समझते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए बाबू।
है ना। इसके बारे में हम बातें करते हैं, ज़रा आप नोटिस कीजिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, तो यहाँ पर देखने वाली बात आ जाती है क्या, ज़रा देखिए। चलिए इसको हम इधर साइड कर देते हैं, देखिए, है ना। और देखते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो चलिए हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पुनः जाते हैं, तो देखिए ये जानकारी आपको क्या दी गई, दिख रहा है ना सबको सही से। हाँ चलिए ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये जानकारी दिया गया, अब इसी में हम लोग अध्ययन करते हैं कि आखिर वृष्ण के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं जिससे क्या होती है, शुक्राणु का निर्माण होता है और ये हार्मोन्स बनते हैं। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, क्या ज़रा समझिए। हम सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं बाबू, कि वृष्ण जो होते हैं, ठीक है ना, ये मुख्य रूप से जनन अंग तो आपको बता ही गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये आ जाती है कि जो वृष्ण होते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनके पोजीशन कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक प्रकार का कोमल जो है अंडाकार संरचना के रूप में पुरुषों के दोनों जांघों के बीच में या जंघाओं के बीच में उदर गुहा के बाहर पाए जाने वाली क्या है बाबू, संरचना है। अगर हम इसकी साइज की बात कर लेते हैं, है ना, तो साइज में अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी साइज जो है क्या होती है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। साइज बोले तो हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, आकार कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। अगर इसके हम आकार की बात करें तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसकी जो लेंथ होते हैं, लंबाई जो होती है, वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होता है बाबू, किसकी, वृष्ण की। और अगर हम बात कर लेते हैं विथ, है ना, चौड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो चौड़ाई जो होती है इसकी क्या होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है बाबू। कितने सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं ये वेथ, है ना, लेंथ, वेथ लिखा हुआ है ना। और उसके अगर हम बात कर लेते हैं बाद क्या, तो थिकनेस जो होती है बाबू, वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं इसके वेट की, वेट समझेंगे, वेट यानी जो है ना क्या, वजन की। तो इसकी वजन जो होती है बाबू, वो लगभग कितनी होती है, इतने ग्राम होती है। बात समझ में आ गई। ये वृष्ण से जुड़ा हुआ संरचना आपको दिया गया, या इस जो है ना जानकारियाँ दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को क्लियर दिख रही है? आगे बढ़ते हैं। तो इसके आकार आपको बताया गया, किसके, वृष्ण के। नर का प्रमुख जनन तंत्र या जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग या प्रारंभिक जनन अंग या प्राथमिक लिंग अंग जो होता है, वृष्ण को माना जाता है, जिसकी साइज क्या होती है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। और हम वजन की बात कर लेते हैं, तो वजन जो होती है वो कितनी होती है बाबू, तो जानकारियाँ दिया गया कि 12 से 15 ग्राम के आसपास होते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है, तो दोनों जांघ जो होते हैं उसके बीच में उदर गुहा होती है, उदर गुहा से बाहर वृष्णकोश होती है, ठीक है, उसी में ये अंडाकार कोमल संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये थ्योरी में आपको खुद ऑलरेडी बताया गया होगा, और हो सकता है इसका जो है ना नोट्स पे जो है ना टेलीग्राम में कुछ डाला गया होगा, तो आप वहाँ से भी जा करके इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम समझा रहे हैं, समझ में आएगा, दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो ये जानकारियाँ क्या दी गई आपको कि इतने ग्राम हो गए, है ना। तो ये जानकारियाँ दे दिया गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए बाबू। अब इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, है ना, कि ये तो हो गया वृष्ण से जुड़ा हुआ जानकारी। अब हम देखते हैं कि वृष्ण की जो साइज जो होती है,
जो है ना किस प्रकार से होती है, जरा आप ध्यान से देखेंगे, और आकार कैसी होती है। वृष्ण के अंदर जो है ना आपको इस प्रकार के संरचनाएं आपको देखने को मिलते हैं। इसका हम फिगर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हाथ से थोड़ा सा हम आपको बता करके समझाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए, है ना। ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ये जो संरचनाएं आपको दी गई, ये वृष्ण का एक अंडाकार शेप दिया गया बाबू, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र होते हैं, इधर बाहर से भी होंगे, ऐसे जो है ना ऐसे क्षेत्र इसके अंदर रहेंगे, देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ क्षेत्र जो है ना इसके अंदर इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जरा आप नोटिस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो संरचनाएं आपको दिख रही है, इस प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलती है, दिख रहा है। ये वृष्ण की संरचनाएं होती है बाबू। इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ज़रा इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर कुछ संरचनाएं इस प्रकार से आपको बनी हुई दिखेगी, दिख रहा है। इस प्रकार से इसके अंदर संरचनाएं कुछ बनी हुई आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से संरचनाएं देखने को मिलती है, और इसमें जो है कुछ इस प्रकार से संरचनाएं आपको देखने को मिलते हैं बाबू। इसका हम पूरा क्लियर एक जो है ना जो रियल जो होता है 3D पिक्चर वो भी दिखाएंगे हम। पहले ये दिखाते हैं, ये बना देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सुविधाएं हो जाए और आपको बनाने में मज़ा आ जाए, है ना। ज़रा ध्यान से देखेंगे, या बनाने आपको आसानी से आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक हैंड डायग्राम इसी को हम दे रहे हैं। ये जानकारी आपको दिया गया। अब चलते हैं, इसमें क्या होती है, ज़रा आप नोटिस करेंगे। इस प्रकार से कुछ इसके अंदर संरचनाएं भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा आप नोटिस करेंगे, ये कुछ चीज़ें इसमें दिख रही है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें और भी इसके अंदर कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है, थोड़ा सा उस पर भी हम बातें कर लेते हैं। कुछ संरचनाएं जो होती है इसके अंदर इस प्रकार से बना हुआ आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसे भी इसके अंदर कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती है बाबू, कोई दिक्कत। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा ऐसे और भी रहेगा अंदर की ओर विकसित। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये जानकारी आपको दिया गया कि इस प्रकार से संरचनाएं देखने को मिलते हैं। चलिए लाइट आ गई है तो शायद आपको और भी चीज़ें साफ दिखेगी। चलिए अब कुछ साफ दिख रहा होगा ज़्यादा पहले से, है ना। तो चलिए देखते हैं। और इस संरचना आपको दिखाया गया किस प्रकार के संरचनाएं देखने को मिलते हैं, और इसमें सबके अलग अलग नाम होते हैं बाबू, है ना। देखिए अब ज़रा ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या नाम होते हैं, इसको बारे में हम थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं। देखिए, और एक लेयर इसके अंदर एक और हम बना देते हैं, क्योंकि एक लेयर और भी होती है इसके अंदर होता है ना। उसमें हम इस कलर को देखते हैं कैसा चलर नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा। चलिए इसको यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक लेयर आपको, अरे चलिए इसमें डॉट डॉट से नहीं बन पा रहा है, डायरेक्ट लाइन ही खींचा रहा है, तो यहाँ पर एक लेयर हम और बना देते हैं। देखिए इसके अंदर इस प्रकार के संरचनाएं देखने को मिलेंगी, मतलब लेयर्स और परत देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें भी अलग अलग क्षेत्र हैं। अब इस क्षेत्र का नाम क्या क्या है हम आगे बातें करते हैं, ठीक है। पहले समझिए कि एक टेस्टिज का स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं एलेस ऑफ टेस्टिस। क्या बोलते हैं बाबू? एलेस ऑफ टेस्टिस। एक टीएस होता है बाबू, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है। एक होता है क्या? टीएस,
अनुप्रस्थ काट, ये अनुदैर्घ्य काट है। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर का जो भाग दिखाया गया, जैसे वृष्ण जो होते हैं उसको लॉन्गिट्यूडल मतलब अनुदैर्घ्य काटा गया है। एक अनुप्रस्थ होता है जो ऐसे काटते हैं, जो आपको उसमें दिखाया जाएगा बाद में। तो ये आपका जो है ना वृष्ण है, और वृष्ण का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको यहाँ पर दिखाया गया। इसके अंदर अलग अलग जो है ना क्षेत्र है, जैसे वास्ट डिफरेंस हो गया, इपिडेडाइमिस हो गया, इसके 3 भाग हो गए, है ना, वासाई फ्रेंटिया हो गया, रेसे टेस्टिज हो गया। देखिए ध्यान देंगे, इसमें एक और संरचना हम बना देते हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए क्या मिलती है, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे उलझे हुए संरचनाएं देखने को मिलते हैं। दिख रहा है, ऐसे ऐसे संरचनाएं होती हैं जिसे हम लोग सेमनीफ्यूरल्स ट्यूबुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमनीफ्यूरल्स ट्यूबुल्स। प्रत्येक ये जो खंड आपको दिख रहा है इसमें क्या देखने को मिलते हैं? तो बोलेंगे 2 से 3 ये देखने को मिलते हैं। सेमनीफ्यूरल्स ट्यूबुल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। और इसके साइड में जो आपको दिख रही है इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोबिल्स कहते हैं। इसे जो है ना वृष्ण खंड कहा जाता है या कक्ष भी कहते हैं। इसकी संख्याएं लगभग 250 के आसपास होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, इसमें इसकी जो है ना सबसे बाहरी लेयर होती है, सेकंड का लेयर है और सबसे अंदर का लेयर है। इसमें 3 तरह के परत होते हैं। किसके अंदर होते हैं? वृष्ण के अंदर होते हैं। सबसे बाहरी परत हो गया, फिर उसके बाद का परत हो गया, उसके फिर बाद का परत हो गया, यानी सबसे अंदर का परत, बीच का परत और बाहरी का परत। कोई दिक्कत? ये चीज़ें आपको जानकारियाँ दिए गए वृष्ण से जुड़ा हुआ। क्लियर हो गया। अब इसमें जो है ना सब चीज़ों का क्या क्या योगदान है ये सब खुद हम लोग एक एक करके ऑलरेडी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ऑलरेडी आपको समझाया गया है और समझा दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, देखिए हम यहाँ पर से थोड़ा सा बैक जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जस्ट लाइक सेम स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, लेकिन ये शरीर के अंदर ऐसे दिखाया गया है। जो ये आप जो चीज़ें दिख रहा है ना ऐसे, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर सेम ये दिखाया गया है। बात सुन आ रही है। और इसके जस्ट ऊपर जो आप ये संरचनाएँ देख रहे हैं, ये संरचना देखिए, ऊपर से जो ये संरचना आप देख रहे हैं बहुत गजब है यार। देखिए ये जो संरचनाएं आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो यहाँ तक दिख रहा है, ये सेम संरचना अगर हम बात कर लेते हैं तो ये वाला दिखाया गया यहाँ से यहाँ तक। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये दिखाया गया है। समझना रहा बात। अब चलते, इसके अंदर जो परत है देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, जो वो लेयर्स दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है? तो एक परत दिखाया गया है। क्लियर हो गया। तो ये जानकारी आपको दिया गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, और जो अभी फिगर हम बनाए वो आगे भी हम 3D के रूप में अध्ययन करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे बाबू। अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग किसको अध्ययन कर रहे हैं? टेस्टिस को। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है बाबू। ये मुख्य रूप से टेस्टिस आपको दिख रहा है। और ये क्या है? नर जनन का मेन तंत्र ही होता है, क्योंकि इसी का सारा वर्क होता है और मेन इसी का खेल होता है, क्योंकि यही शुक्राणु को भी बनाती है और यही नर हार्मोन को भी बनाती है। समझ में आ रही है। अब कहाँ से बनती है इसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये बनेंगे, ये जो सेमनीफ्यूरल्स ट्यूबुल्स की हम बात कर रहे थे, देख रहे हैं यहाँ पर जो बात कर रहे थे, इसके अंदर विशेष प्रकार के, ऐसे तो मुख्य रूप से 2 ही कोशिकाएँ होती है ना। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती है, लेकिन एक और कोशिका एक्स्ट्रा भी हम लोग अध्ययन करेंगे जिस पे हम बातें करेंगे। जैसे इसमें होता है क्या? पहला कोशिका की अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो ज़रा ध्यान देंगे। पहला कोशिका जो होता है वो क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है, सेमनीफ्यूरल्स ट्यूबुल्स के अंदर होती है। दूसरा कोशिका जो होता है वो अस्टोलिक कोशिका होती है बाबू। और एक और विशेष प्रकार की इसके अंदर कोशिका पाई जाती है वृष्ण के अंदर ही, इसी के अंदर ही, जिसे हम लोग बोलते हैं लेडिंग सेल। तो ये लेडिंग सेल जो होता है, ये ध्यान देंगे, ये लेडिंग सेल क्या करेगा बाबू? तो ये लेडिंग सेल ये बनाएगा, किसको बनाएगा? बोलेंगे देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी लिंग हार्मोन को बनाएगा। दूसरी बात जरा आप नोटिस कीजिए यहाँ पर, क्या जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो स्पर्मेटोगोनी, जहाँ इसको बोलते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं क्या बाबू?
क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और इसको हम बोलते हैं क्या? एस्ट्रोली सेल। एस्ट्रोली सेल ऐसे लिखा जाता है, या इसको हम लोग सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये जानकारी दी गई। अब देखते हैं, और इसको हम लोग लीडिंग सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान देने वाली बात आ जाती है क्या कि ये स्पर्मेटोगोनिया विकसित करेगा। जरा ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर जो सेल पाए जा रहे थे वो क्या करेगा? ये विकसित करेगा बाबू। ये विकसित करेगा क्या? स्पर्मेटोगोनिया विकसित करेगा, और विकसित करने के बाद क्या करेगा? जरा ध्यान देंगे, ये विकसित करके अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या करती है बाबू? ये स्पर्मेटिड बनाता है। क्या बनाता है बाबू? स्पर्मेटिड बनाता है। ये विकसित करके क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड विकसित करके क्या बनाएगा? स्पर्म बनाता है। बस मेरी है। अब क्या होगा कि ये जो है क्या एस्ट्रोली सेल इसको क्या करेगा? तो एक निश्चित शेप देगा, और साथ ही साथ इसको पोषक तत्व देगा। सॉरी इधर नहीं, इसको देगा, इसको। हाँ, ध्यान देंगे। ये क्या करेगा? एस्ट्रोली सेल क्या करेगा? स्पर्मेटोगोनिया को एक निश्चित शेप देता है, यानी एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे, इसको एक निश्चित क्या करेगा बाबू? एक शेप देगा, और साथ ही में क्या करेगा? इसे न्यूट्रिएंट मटेरियल देगा। NM मतलब पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट मटेरियल देता है बाबू, जिससे क्या होती है कि एक कोशिकाएं वृद्धि करती है, और वृद्धि करते हुए क्या बना लेती है? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर के किसको बना लेती है बाबू? स्पर्म को बना लेती है। समझ में आ रही है? तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या स्पर्मेटिड से क्या बन जाना? स्पर्म। एक क्रिया क्या कहलाती है बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है बाबू। शुक्राणु जनन के नाम से हम लोग जानते हैं। और याद कीजिए, हम शुक्राणु जनन से जुड़ी हुई आपको कुछ बातें ऑलरेडी पढ़ाए थे। याद कीजिए, जो है ना, जब आपको फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे तब। इसमें हम आपको बताए थे कि एक निश्चित उम्र में शुरू होती है। अगर पुरुषों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पुरुषों में ही होगी, और ये लगभग 11 से लगभग कितना 13 वर्ष की आयु में शुरू होगी, और लगभग अगर बात करें तो 40 से 45 वर्ष तक ये चलता है बाबू। यानी इतना उम्र तक ये देखने को मिलेगी, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, जिसके उपरांत स्पर्म का विकास होता है। ये जानकारी आपको दे दिया गया। अब जरा नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो देखने को मिलती है, देखिए क्या होता है, प्रत्येक जो है ना खंड जो आपको दिख रहा है, इस खंड में जो है ना क्या होते हैं, जो संरचनाएं बताई गई सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, जो क्या होती है, भाग होती है, क्षेत्र जो होती है, यानी जो नली होती है उसके अंदर जो कुंडलिनुमा संरचनाएं होती है, जिसे क्या कहा जाता है, सेमिनिफरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। वो प्रत्येक खंड में 2 से 3 के आसपास होते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर तीनों कोश का ऐसे मुख्य से 2 कोश का और 1 कोश का ये भी होते हैं, और ये मिलजुल करके क्या करते हैं, देखिए ये नर हार्मोन बना दिया, और नर हार्मोन और जो है ना मैनेज करते हुए ये सब जो है ना शुक्राणु को बना दिया, पूरा इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ऐसे ऐसे क्षेत्र जो दिख रहा है यहाँ पर, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर क्या बोलते हैं बाबू, लोब्यूल्स बोलते हैं। और इसकी संख्या प्रत्येक वृष्ण में लगभग कितनी होती है, हाँ इसकी संख्या प्रत्येक वृष्ण में अगर हम बात कर लेते हैं बाबू 250 के आसपास होती है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे सेमिनिफरस जो है ट्यूबुल्स जो है आगे जाकर के विकसित करेगा, तो देखिए यहाँ पर एक जो है ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नली के रूप में जो है ना बनता है, नली का रूप धारण करता है बाबू, जिसे हम लोग ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ट्यूबुली रेक्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबुली रेक्टी के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जैसे ट्यूबुली रेक्टी जो है आगे विकसित करेगा, तो आगे विकसित करके जो है ना एक जालवत संरचना का रूप धारण करता है बाबू। किसका रूप धारण करता है, तो जालवत संरचना का रूप धारण करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, ये जालवत संरचनाएं आपको दिख रही है। ये जो आप देख रहे हैं जालवत संरचना बाबू, देखिए ये जो आपको जालवत संरचना दिख रहा है, इस जालवत संरचना का एक नाम होता है बाबू। क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इस जालवत संरचना को हम लोग रेटेड टेस्टिस कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बाबू, रेटेड टेस्टिस के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आ रही है।
इसे क्या कहा जाता है? रेटेड टेस्टिस कहते हैं। क्लियर हो गई? अब रेटेड टेस्ट हो गया। रेटेड टेस्टिस से लगभग कुछ जो है ना, लगभग कैसे और कितने, ध्यान देंगे ऐसे जो है ना नलीनुमा संरचनाएं, लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो 10 से 20 बाबू, कितने, 10 से 20 संख्याओं के रूप में निकलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वासा इफ्रेंटिया कहा जाता है बाबू। वासा इफ्रेंटिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गई? अब देखते हैं ये वासा इफ्रेंटिया आगे जाकर के एक संरचना का रूप धारण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इपीडीडाइमिस के नाम से जानते हैं। देखिए स्पेस कम है तो हम लिख नहीं पा रहे पूरी तरह से, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। इपीडीडाइमिस अधिवृष्ण बनाती है बाबू। जैसे ये आगे जाकर के जुड़ेगा एक जन नलीनुमा संरचना, देखिए पूरा विकसित बनता है, पूरा ऐसा क्षेत्र होती है जो घोड़े के नाल के शेप की होती है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 6 मीटर होती है बाबू। कितना होता है? 6 मीटर के आसपास होती है। बात समझ आ रही है? तो ये संरचनाएं बनाती है जिसे इपीडीडाइमिस के नाम से जानते हैं। इसके अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, इसके अगर हम बात कर लेते हैं बाबू तो कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला ऊपर का भाग को शीर्ष अधिवृष्ण कहते हैं, बीच के भाग को हम लोग मध्यकाय अधिवृष्ण कहते हैं, और नीचे वाले भाग को पुच्छ अधिवृष्ण के हम लोग नाम से जानते हैं बाबू। किस नाम से जानते हैं? तो पुच्छ अधिवृष्ण के नाम से जानते हैं। यानी अधिवृष्ण के मुख्य रूप से 3 भाग इसमें आपको जानकारियाँ दिए गए। कोई दिक्कत? अब चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान देने वाली बात आ जाती है क्या? ये जो आपको रेड कलर का संरचना दिख रहा है, जब आप नोटिस करेंगे, ये जो आप लाल कलर का संरचना दिख रहे हैं, इसको लोग वास्ट डिफरेंस कहते हैं बाबू। ये शुक्र वाहिका है। ये शुक्राणु को क्या करता है? आगे की ओर ले जाता है। कहाँ पहुँचाता है? शुक्रार्थ तक इसको ले जाता है और पहुँचाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए और जो भी दिक्कत हो पूछिए भी बाबू। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, तो ज़रा ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को क्या करते हैं बाबू? कैप्चर करते हुए थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा छोटा और कर देते हैं। नहीं, शायद आपको दिखेगा यहाँ पर, ऐसे हम साइड में इधर कर देते हैं कि रहने दे। चलिए, जैसे वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पेज ही ले लेते हैं, नेक्स्ट। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं बाबू, ज़रा ध्यान से देखिए। चलिए, नेक्स्ट पेज हम ले लिए यहाँ पर, है ना। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पेज तो हम ले लिए। अब इसी को अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना। देखिए, वहाँ तक ये जानकारी आपको पूरी तरह से दे दिया गया बाबू। सॉरी, देखिए ये जानकारी आपको दे दिया गया। इधर हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना। इधर इरेज कर लेते हैं, उधर रहने देते हैं, उसी को फिर थोड़ा सा हम समझाते हैं आगे। अब देखते हैं, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसी को हम कैप्चर करते हैं बाबू, लास्ट में है, ठीक है ना। इसी को हम कैप्चर करते हैं और थोड़ा देखते हैं। जरा आप नोटिस करेंगे, ये तो हो गया टेस्टिस का हैंड डायग्राम हो गया, इसमें जुड़ी हुई बातें बता दी गई। अब देखते हैं, जैसे ही आगे जाएगा बाबू तो आगे जाकर क्या होगा? शुक्राशय से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा बाबू? शुक्राशय से। बात समझ में आ रही है? ध्यान देंगे बाबू, जैसे जाएगा आगे तो ये किससे जुड़ेगा? शुक्राशय से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बाबू? शुक्राशय से। शुक्राशय से जुड़ेगा, श्वेत पदार्थ स्राव करेगा, ठीक है ना। अब उस शुक्राणु को सक्रिय करेगा, फिर शुक्राणु निकलेगा यहाँ से, कहाँ चला जाएगा? पुरस्थ ग्रंथि में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? पुरस्थ ग्रंथि में चला जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में चला जाएगा बाबू। इसको सेमिनल वेजाइकल कहते हैं। कहाँ? पुरस्थ ग्रंथि में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ समय तक के लिए होल्ड करेगा, फिर कॉपर ग्रंथि से जो है ना क्या होगा बाबू? कॉपर ही ऐसे लिख देते हैं, कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड से क्या होगा? क्षारीय पदार्थ निकलेगा, वो यूरेथ्रा को क्या करेगा? अम्लीय से क्षारीय बना देगा,
यूरेथ्रा को क्या करेगा बाबू, अम्लीय से क्षारीय बना देगा, और वो आसानी से, ध्यान देंगे, उससे फिर क्या होगा, इस यूरेथ्रा के माध्यम से स्पर्म जो है उसके शरीर से बाहर निकल आएंगे बाबू। ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया। ये थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स हो गया एक साथ, मतलब यहाँ के बाद क्या होगा, तो यहाँ के बाद बताया गया कि शुक्राशय में चला जाएगा शुक्राणु, सक्रिय होगा, ऐसे यहाँ भी सक्रिय होता है, अधिवृष्ण में भी सक्रिय होता है, ठीक है। अब चलते हैं, इससे बनने वाले पदार्थ को जो है ना शुक्रिय द्रव कहते हैं, इससे बनने वाले पदार्थ को पुरस्थ द्रव के नाम से जानते हैं। बस मेरी है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे बारीकी चीज़ों पर भी हम बातें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बात करेंगे, अचानक नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से उस चीज़ों को, जब एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ऐसे प्रोसेस होती है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये जानकारी आपको दे दिया गया, ये सब भाग बता दिए गए। हाँ, इसकी अगर हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं बाबू, जो अधिवृष्ण है, देखिए वृष्ण तो हो गया, और कहाँ पाया जाता है वृष्ण, तो वृष्ण पाया जाता है अधिवृष्ण, वृष्ण कोश में पाया जाता है बाबू। वृष्ण जो है वो कहाँ पाया जाता है, वृष्ण कोश में पाया जाता है। ये क्या है, वृष्ण कोश है। वृष्ण कोश में पाया जाता है बाबू। और इस वृष्ण कोश की अगर हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो हमारे शरीर से इसकी टेम्परेचर लगभग क्या होती है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होती है बाबू। यानी इसकी टेम्परेचर जो होती है वो लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। जिसमें क्या होती है कि आसानी से शुक्राणुओं को बना पाता है, यानी हमारे बॉडी से लगभग इसकी टेम्परेचर थोड़ा कम होती है वृष्ण कोश की, ठीक है, जिसमें वृष्ण पाई जाती है। ये उदर गुहा के बाहर होती है। इस वृष्ण कोश में 2 लॉबिल्स होते हैं, मतलब 2 कक्ष होते हैं, उन दोनों कक्षों में एक एक वृष्ण पाई जाती है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक पोजीशन आपको जानकारियाँ दिया गया हो। देखिए जो टेस्टिज होते हैं इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यही हम बता रहे थे। देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट में हम बता रहे थे, यही चीज़ें हम आपको बता रहे थे, है ना। तो उसी का यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जैसे शुक्राणु यहाँ से बना, बनने के बाद अधिवृष्ण में आया। देखिए यहाँ पर शुक्राणु बना, अधिवृष्ण में आया, अधिवृष्ण में आने के बाद जो है ना क्या हुआ, शुक्रवाहिका के माध्यम से होते हुए कहाँ आ जाएगा बाबू, सेमिनल। देखिए यहाँ पर है ना सेमिनल वेजाइकल में, देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए इस माध्यम से कहाँ आ जाएगा, सेमिनल वेजाइकल में। सेमिनल वेजाइकल से सक्रिय होगा और पुनः पुरस्थ ग्रंथि में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर स्खलन नली होता है, स्खलन नली के माध्यम से पुरस्थ ग्रंथि में आ जाएगा, होल्ड करेगा। यहाँ पर एक कॉपर ग्रंथि ऐसे लगा रहता है, बस मेरी है। तब तक एक कॉपर ग्रंथि, जो मूत्र मार्ग यहाँ पर दिख रहा है, इस मूत्र मार्ग को अम्लीय से क्षारीय बना देगा और फिर आसानी से शुक्राणु बाहर निकल जाएगा बाबू, ठीक है। ये जो छिद्र आपको दिख रहा है, इस छिद्र को हम लोग एनस के नाम से जानते हैं, जो मल को निष्कासित करता है। ये मूत्राशय है बाबू, यूरिन ब्लैडर। इसका उपयोग इधर जनन में नहीं होती है। क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम बता दें इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, तो बताएगा 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है। ये हो गया टेस्टिस, और जहाँ पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। और ये हो गया एपिडर्मिस, वासा डिफरेंटिया हो गया, जो है ना वास डिफरेंस हो गया, इधर यूरेथ्रा हो गया, इससे सन हो गया। देखिए इसको हम लोग ग्लैंड पेनिस के नाम से जानते हैं, आगे बात करेंगे। इसकी साइज आपको बताएगी कि जो है ना लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी जो है ना लेंथ होती है। देखिए यहाँ पर वही चीज़, देखिए यहाँ पर जो हम बता रहे थे पहले, जहाँ पर नोटिस करेंगे जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें आपको हम दिखा रहे थे, देखिए ये जो चीज़ें देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया फिगर में, जरा आप नोटिस करेंगे, यही चीज़ें है बाबू। देखिए ये जो चीज़ दिख रही है, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब, जैसे सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स। इसी के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं, जरा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएँ होती है बाबू, 2 प्रकार की होती है। बात समझ में आ रही है। अब 2 प्रकार की कौन होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे। हम पढ़ा रहे हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, तो ये आपको बताया गया था कि एक होता है स्पर्मेटोगोनिया होती है पहला, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बाबू, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो दूसरा जो होता है वो होता है, बताएंगे, अस्टोलिस सेल ही होता है, वो भी एस से ही शुरू होती है। एक और लेडिंग सेल भी होती है। लेकिन ये जो साइड में आप देख रहे हैं जो गैप दिख रहा है, इसी को टेस्टिकुलर लोबिल्स बोलते हैं। इसी को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, तो शुक्रजनन पालियाँ भी कहते हैं बाबू, शुक्रजनन पालियाँ भी कह सकते हैं, या इसको डायरेक्ट आप कच्छ बोल सकते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या कह सकते हैं, कच्छ। जिसकी संख्याओं की अगर हम बात कर लेते हैं
तो इसकी संख्याएं कितनी होती है, तो लगभग 250 के आसपास होती है। और इसी को जब आप पूरा क्लियर करके देखेंगे तो इसमें आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर एस एस दोनों जिक्र किए हैं, दोनों एस से शुरू हो रही है, ये दोनों कोशिकाएं पाई जाएगी। दिख रहा छोटी? हाँ, वाह। चलिए, तो ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, ऐसा स्पर्मेटोगोनिया जो होता है या स्पर्मेटोगोनियम भी उसको आप कह सकते हैं। कट जाएगा छोटी, उसको टच करने पर उसको छोड़ दीजिए, देखिए, केवल पढ़िए, सीखिए। अब देखते हैं, स्पर्मेटोगोनियम हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, एस्टोलिसेल हो गया। अब ये विकसित करके क्या करेगा बाबू, ये विकसित करके स्पर्मेटिड बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, स्पर्मेटिड बनाता है। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं, और ये स्पर्मेटिड विकसित करके क्या बनाएगा, स्पर्म बनाता है। हाँ, स्पर्म बनाता है। और ये जो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसे साइड में आप यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगे। अब ये स्पर्म तो बनाया, हाँ, तो इसको जो है ना विकसित करने के लिए जरा आप ध्यान से देखेंगे, अब जरा ध्यान देंगे कि ये विकसित करने के लिए है ना क्या करता है, इसको विकसित करने के लिए स्पर्मेटोगोनी जो है ना क्या करता है, देखिए स्पर्मेटोगोनियम को जो है ना विकसित करने के लिए एस्टोलिसेल क्या करता है, इसको पोषक तत्व देता है, और साथ ही साथ क्या देता है बाबू, तो इसको एक निश्चित आकृति प्रदान करता है जिससे ये विकसित करता है, और स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है, स्पर्म। तो जैसे स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा बाबू, स्पर्म। तो क्या चीज़ है ना, जैसे स्पर्मेटिड से क्या हो जाएगा, स्पर्म बन जाएगा, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानेंगे, जो आपको हम पहले ऑलरेडी बताए हैं, है ना। देखिए, यही चीज़ें हम आपको यहाँ पर समझाए हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है ना, यहाँ पर वो मिटा दिए, देखिए यहाँ पर समझाते हम। क्लियर हो गया? शायद इससे पहले वाला पेज में होगा, देखिए, है ना। स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म बना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाया। तो यहाँ पर फिगर वहाँ पर दिखाया गया, जैसे स्पर्मेटोगोनिया का और एस्टोलिसेल का यहाँ फिगर नहीं दिखाई गई है क्योंकि हैंड डायग्राम है, लेकिन इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि फिगर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, ये जो इधर दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेडिंग सेल के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग लेडिंग सेल के नाम से जानते हैं बाबू। और ये जो दिख रहा है यही एक प्रकार क्या है मेल हार्मोन है बाबू। क्या है? तो यही एक प्रकार के मेल हार्मोन का यहाँ से सेक्रेशन होती है। जो चलिए यहाँ तक ये जानकारी आपको पूरी तरह से दे दिया गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पूरी जानकारी आपको दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताएंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? पार्ट्स ऑफ टेस्टिज नहीं, आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के कितने भाग होते हैं, जो हम आपको अभी 3 भाग दिखाए थे। तो देखिए पहला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहला भाग ये हो गया कॉर्पस एपिडर्मिस हो गया, दूसरा हो गया क्या, कॉर्पस जो है ना एपिडर्मिस, और तीसरा क्या हो गया, कॉडा जो है ना एपिडर्मिस, है ना। क्या हो गया, पहला शीर्ष अधिवृष्ण, दूसरा हो गया मध्यकाय अधिवृष्ण, और तीसरा क्या हो गया, तो बोलेंगे पुच्छ अधिवृष्ण। क्लियर हो गई? इसके अंदर देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। देखिए यहाँ से जो है ना कक्ष है, अलग अलग कक्ष दिख रहा है। इस कक्ष में जो है ना क्या है, तो देखिए ऐसे ऐसे जो संख्याएँ होती है 250 संख्याओं के रूप में होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, इसके अंदर सेल होते हैं जो आपको 2-3 सेल बता दिए गए। फिर देखिए ये रेटेड टेस्टिज होता है यहाँ पर, जैसे एक जगह सब देखिए आकर के जुड़ा है ना, तो जैसे एक जगह आकर के जुड़ करके जालवत संरचना बनाएगा, जैसे एक जगह आकर के क्या करेगा बाबू, जालवत संरचना बनाएगा, तो इस जालवत संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, देखिए यहाँ पर रेटेड टेस्टिज के नाम से जानते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पर, रेटेड टेस्टिज के नाम से जानते हैं। फिर क्या होगा बाबू, ये जैसे रेटेड टेस्टिज बन गया, जालवत संरचना बन गया, तो फिर क्या होगा कि इससे कुछ देखिए लगभग 10 से 20 के आसपास काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 के आसपास, 10 से 20। तो 10 से 20 क्या होंगे, इससे जो है ना रेटेड टेस्टिज से नलीनुमा संरचनाएं निकलती है बाबू, जिसे क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंटिया के नाम से जानते हैं, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझाया गया है। देखिए इस फिगर को आप पाएंगे तो यहाँ पर देखिए वासा इफ्रेंटिया की हम बात कर रहे हैं, देखिए है ना। और यहाँ पर हम बताए होंगे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है 10 से 20 के आसपास होते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? अब बढ़ते हैं, ये जानकारी आपको दिया गया है ना, वासा इफ्रेंटिया दिखाया गया ना कि वासा इफ्रेंटिया इसकी संख्या क्या होती है, तो 10 से 20 होती है बाबू। ये पूरी जानकारी आपको दिया गया।
तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं, यहाँ पर भी आप इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो ये भागे आपको दिख रही है, देखिए ये पूरे भाग को जो आपको ऐसा संरचना दिख रहा है, यहाँ से ऐसे जो संरचनाएं आप देख रहे हैं उसमें आप क्लियर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शुक्राणु दिख रहा होगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ है। ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन संरचनाओं को कहा जाता है क्या, इपिडिडाइमिस कहते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर कहीं लिखा हुआ देखने को मिलेगा, देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझेंगे कि इसको हम लोग इपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग इसमें दिखाए गए। देखिए हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, है ना, तो इसको हम लोग चलिए, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। ये ऑलरेडी जानकारी आपको दिया गया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। ये जो है ना, ये इसके बाद फिर इससे एक संरचना निकली बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड वास्ट डिफरेंस कहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया, ठीक है। और ये आगे बढ़ करके क्या करते थे, तो है ना सेमिनल वेजाइकल से जुड़ते थे। ये भी आपको ऑलरेडी पहले बता दिया गया है। तीनों भाग इसमें दिखा दिए गए अलग अलग साफ शब्द में, क्लियर पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वृष्ण, देखिए ध्यान देंगे, ये क्या है, ध्यान देंगे बाबू, ये क्या है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है यहाँ पर एसेसरी जेनिटाइल है, देख रहे हैं ना, एसेसरी जेनिटाइल ग्लैंड्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो है उसके भाग दिख रहे हैं, तो उसी को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एपिडाइमिस ऐसे जो दिख रहा है, या यहाँ पर जो आप ऐसे देख रहे हैं एपिडाइमिस, यहाँ पर वही चीज़ को सामने से दिखाया गया, फ्रंटल शेप में दिखाया गया, ऐसे दिख रहा है। ये हो गया टेस्टिज, क्या हो गया, टेस्टिज हो गया, ये एपिडाइमिस हो गया, ये वास्ट डिफरेंस हो गया, ये यूरेटर हो गया दोनों तरफ से, और ये हो गया यूरिन ब्लाडर, सेम वही हो गया। ये हो गया क्या, पेनिस हो गया बाबू, सीसन हो गया। देखिए ये जो आपको इसके अंदर रेड कलर का जो दिख रहा है छिद्र, इसको हम बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ग्लैंस पेनिस के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर एक लेयर होती है बाबू ऐसे ऐसे चारों तरफ से, उसको फॉक्स स्किन के नाम से भी लोग जानते हैं, या प्रिपिन्स भी हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो दोनों संरचनाएं दिख रही है, इसी को हम लोग वीडी बोलते हैं, नहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ध्यान देंगे, इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेजाइकल, CV, सेमिनल वेजाइकल कहते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर 2 संरचना दिख रहा है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो 2 संरचनाएं दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड कहते हैं, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो ये सामने का फिगर ये हो गया। और एक अनुप्रस्थ जो आपको ऐसे दिखेगा, देखिए नर जनतंत्र का एक सामने से फिगर हो गया, ऐसे है जो है ना, खड़ा कोई व्यक्ति तो सामने से जो देखने पर ऐसा दिखेगा। और अगर वही चीज़ को, यही अगर अंग को आप क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, देखिए ऐसे ऐसे काट करके अध्ययन करेंगे तो ऐसा दिखेगा, जस्ट लाइक ऐसे खड़ा जैसे है ना हम, वैसे ऐसे काट करके बीच में आप देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई। ये चीज़ें आपको जानकारियाँ दिया गया, क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए हाँ, अब इसी को थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहे हैं बाबू। चलिए काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम प्रयास करते हैं कि इसको द एंड करें, फिर जो शेष बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कैप्चर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन तो भी थोड़ा सा हम एक कर लेते हैं कि बहुत मोशन में है, जल्दी जल्दी काफ़ी समय हो गई, ठीक है ना। तो देखिए वो कारण नहीं, आराम से समझेंगे, बल्कि जो है ना थोड़ा सा स्लो मोशन में करके वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा अगर स्पीड आपको लगेगा तो। अब देखते हैं, इसी को हम जाना क्या करते हैं बाबू, थोड़ा कैप्चर करके आगे देखते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है संरचना है, इसको लोग बल्बो यूरेथ्रल, देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, इसी को बल्बो यूरेथ्रल के नाम से लोग जानते हैं। सेमिनल वेजाइकल हो गया दोनों संरचना, ये हो गया क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये हो गया नीचे पेनिस। बस में ये पेनिस हो गए, उसके अंदर अलग अलग भागें होती है। देखिए इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस के नाम से जानते हैं, जो आपको भी हम बताएं। सीसन के ऊपर वाला भाग को ग्लैंस पेनिस कहते हैं, इसके ऊपर एक लेयर्स होते हैं, सो हम लोग प्रिपिन्स या फोसस्किन भी कह सकते हैं। अब चलते हैं, जैसे वृष्ण को आप काटेंगे ऐसे, वृष्ण को नहीं, जैसे आप पेनिस को ऐसे बीच में काट देंगे,
जो है टीएस के रूप में, तो आपको इस प्रकार के संरचनाएं देखने को मिलेंगे। ये 2 संरचनाओं के रूप में मिलता है। देखिए एक ए और एक ए, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा जो है ना कैनवेरेनोसा के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो नीचे संरचनाएं दिख रही है इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं बाबू, कोई दिक्कत। ये आपको पेनिस के जो है ना टीएस कार्ड के रूप में संरचनाएं दी गई। अब चलिए यहाँ तक ये चीज़ें थी बाबू। अब इसके बाद जो है ना ये टॉपिक जो थी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सीखेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, और या मादा जनन तंत्र हम किसे कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ कैप्चर एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ भी कुछ है ना, नोट्स भी है इसमें, अलग अलग भागें दी गई है ना। तो इसको भी हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और कैप्चर करेंगे, कौन कौन क्या है नहीं है। इस प्रकार से इसमें पीपीटी कुछ बनाया गया था, तो इसके बारे में भी हम बातें करेंगे और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना क्या है, जो है ना एक्सटर्नल जेनिटाइल ऑर्गन है, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके कैप्चर करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये इस प्रकार के एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, फीमेल का जो है ना मेमली ग्लैंड है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ना लाइफ का फेज है, सबको हम लोग अगले क्लास में एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए गैमेटोजेनेसिस को हम पूरा विस्तार अध्ययन करेंगे आगे। कौन कौन एंड्रोजन, देखिए एंड्रोजन है, लैडिंग सेल है, एफएसएच है, अस्टोलिस सेल है, ऐसे कैसे मैनेज होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके आगे अध्ययन करेंगे। स्पर्म क्या है, उसके भाग क्या है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक, देखिए स्पर्म है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। बहुत सारा इसमें जो है ना आपको देखने को मिलेगी। मासिक चक्र क्या होती है, कौन कौन सी अवस्थाएँ होती है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इसका क्या जो है ना महत्व होता है जो है दैनिक जीवन में। देखिए इस प्रकार से कितनी अवस्थाएं होती है, कब कब समय का होता है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को कैसे निषेचन होती है, देखिए यहाँ पर कैसे निषेचन होता है, फिर जो है ना सर्विक्स क्या होती है, फिर उसका जो है ना निषेचन कैसे होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। ब्लास्टोसिस क्या होता है, मोरुल्ला क्या होता है, ब्लास्टोमियर क्या होती है, दिख रहा है ना। इस सभी स्टेजों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इम्प्लांटेशन, देखिए टॉपिक इस बार पूछा गया था। देखिए यहाँ पर हम पढ़ा है ना, इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा, ये दोनों एक साथ क्वेश्चन पूछे गए थे जन बोर्ड में, इस बार पूछा गया था। हम आपको दिखाया भी है, टेलीग्राम में डाला हुआ भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, जाइगोट से कैसे फीटस बनता है, फॉर्मेशन कैसे होती है प्लेसेंटा का, जो है ना प्रसव के समय कौन कौन से जो है ना रिलीज होते हैं, ठीक है ना। भविष्य में जो क्या होते हैं लेयर्स होते हैं, इंडोडिक्स जो होती है वो क्या होते हैं, इंडोस्पर्म क्या होती है, इंडोडर्म क्या होती है, मेसोडर्म क्या होती है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म क्या होती है, ठीक है ना। ये तीनों जो है ना लेयर्स के बारे में बात करेंगे। संतान 1 मंथ में कैसा होता है, सेकेंड मंथ में कैसा होता है ना। उसी प्रकार से जो है ना कितने इसके वेट होते हैं जो है ना समय के अकॉर्डिंग। प्रसव कैसे होती है ना। लैक्टेशन कैसे होती है, दूध का स्रवण कैसे होती है ना। दूध पहली बार जो है ना विकास होता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, देखता है, जो टॉपिक पहले का है, ठीक है ना। ये जो है ना देखिए क्या है, सब थंबनेल वाला है लगता है शायद। देखिए फ्लैट से जो है ना ये होती है और ये पूरी तरह से जानकारी आपको दी गई है। चलिए ये सब खत्म हो गई है। चलिए बहुत सारा था, ये लास्ट करेंगे आप, तो इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर हम उसमें जो है ना नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, है ना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर कुछ इसका MCQ करेंगे जो है ना 23 में जो हम करवाए थे, फिर 24 में करवाएंगे, इसका मज़ा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाद में बातें करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से क्या गुड नाइट्स के साथ साथ हैव ए नाइस डे, दोनों साथ में। आप रात में देखेंगे तो गुड नाइट समझेंगे और दिन में देखेंगे तो क्या है ना नाइस डे समझेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप इसको तब तक आनंद लीजिए, पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो उसको जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और पूछिए, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे कि हर सप्ताह में आपको 1-2 वीडियो आ जाए, मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टाइम नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम टाइम आपके लिए निकालेंगे और टाइम देते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जैसी वीडियो डालें तो उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अपने ग्रुप में जो बच्चे IC की तैयारी करते हैं और अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।